All right. It's November 2002, paper 1. Evaluate 15.05 divided by 0.5. 15.05 divided by 0.5. All right. तो आसान काम क्या करेंगे, 15.05 अपनी जगह, अगर ये डिवाइड में 0.5 लिखा है इसका मतलब है ये लिखा हुआ है 5/10, ठीक है ना। 15.05 डिवाइड में इसका मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 10/5। 15.05 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 150.5 डिवाइडेड बाय 5। अब मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरा डेसिमल ख़त्म हो जाए। तो अभी क्या हो जाएगा मेरे पास, इट विल बी 1505 डिवाइडेड बाय 50। और अब मैं इसकी कैंसिलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। सो 1505 डिवाइडेड बाय 50 को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, 5 10s आर 15, 5 3s आर 15 एंड 5 1s आर 5। So 301 divided by 10, it is equals to 30.1. So first part answer is 30.1. Right, for part B, the rate of exchange between Swiss francs and British pound was 2.44 francs equals to 1 pound. मेरे पास फ्रैंक्स और पाउंड का कन्वर्जन है, अगर 2.4 फ्रैंक्स होंगे तो ये बराबर है 1 पाउंड के। आपको फाइंड करना है कि अगर 60 फ्रैंक्स होंगे तो ये किसके बराबर होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2.4 टाइम्स x इक्वल्स टू 60 एंड x इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 2.4। पहले मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से ताकि मेरे पास डेसिमल ख़त्म हो जाए डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा मेरे पास 600 डिवाइडेड बाई 24। अब कैंसिलेशन करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 4। सो 4 1s आर 4, 4 5s आर 20। सो 150 डिवाइड बाई 4, 6 आर 24, 3 50s आर 3 2s आर 50 डिवाइड बाई 2 25। तो ये आपके पास आंसर आ गया 25 फर्स्ट पार्ट का। Next one, it's November 2002, paper 1. A sum of money is divided in the ratio 4:3। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट में रेशो आ गया 4:3। द लार्जर पार्ट इज 720। तो लार्जर पार्ट कौन सा होगा जो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लार्जर पार्ट इज 7.20। फाइंड आउट द स्मॉलर पार्ट। तो आपने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7.20। x is equals to 3 मल्टीप्लाई बाय 7.20 डिवाइडेड बाय 4। पहले मुझे डेसिमल को ख़त्म करना है, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 10 ताकि मेरा डेसिमल ख़त्म हो जाए। तो अब ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइडेड बाय 4 10s आर 40। अब कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं इसको। सो 4 10s आर 40, 4 1s आर 4, 32, 4 8s आर 32, 2 5s are 10 and 2 9s are 18, so 9 3s are 27 divided by 5। ऑलराइट, सो 27 डिवाइडेड बाय 5 को अगर हम सॉल्व करें, सो 5 5s are 25, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 एंड 5 4s are 20। सो द फर्स्ट पार्ट आंसर इज फर्स्ट पार्ट इज 5.4। और नेक्स्ट पार्ट बी, एक्सप्रेस द रेशो 700 ग्राम्स टू 1.75 kg। पहली चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर लें यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ये 700 ग्राम्स है। अच्छा, 1.75 kg का मतलब है जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो 1750 ग्राम्स आ जाएगा। 700 ग्राम्स रेशो 1750 ग्राम्स। दोनों साइड पर आपका यूनिट सेम हो गया। अब आप कैंसिलेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। सो 0 से आपका 0 किया, सो इट्स 70 रेशो 175। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1s आर 5, 5 20, 5 4s आर 20, 5 3s आर 15, 5 5s आर 25, 7 2s आर 14 एंड 7 5s आर 35। तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट बी का। नेक्स्ट वन, it's November 2002, paper 2. In 2000, the cost of a packet of nails was 4.20। तो आपके पास पहले पार्ट, अच्छा ये ए का पार्ट 1 स्टार्ट किया, ठीक है ना। आपके पास कॉस्ट कितनी है 4.20। इन 2001 द प्राइस हैड इंक्रीज टू 4.50। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज निकालने का हमारे पास वर्किंग फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज। आपको कोई भी परसेंटेज चेंज निकालना हो, दो बातें बतानी चाहिए आपको, एक डिफरेंस और दूसरा ओरिजिनल प्राइस। तो आपके पास जो डिफरेंस है वो क्या है आपके पास, इट इज़ 4.50 माइनस 4.20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस क्या है 4.20 एंड मल्टीप्लाई बाय 100।
So 4.5 minus 4.2, 0.3 divided by 4.2 and multiply by 100. That is equals to 7.14%. All right. Next one, part 2. A new cereal packet contains 20% more than the old packet. The new packet contains 264 grams of cereal. Calculate the mass of cereal in the one of the old packets. All right. 20% more है, इसका मतलब ये हो जाएगा 120. ऑल राइट. एंड ओरिजिनल आपके पास है 100. जब 20% ज़्यादा है तो उसमें कितना ग्राम्स है 264, और आपको फाइंड करना है कि ये x क्या होगा. बाय सॉल्विंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट विल बी 264 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120. 264 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 120 इट इज़ इक्वल्स टू 220. मतलब ये हुआ कि इनिशियली उसमें 220 ग्राम्स था. ये आपका पार्ट 2 का आंसर हो गया. ऑलराइट. आफ्टर दैट पार्ट 3. A builder bought a large number of bags of cement. As a result, he was given a discount of 7%. The discount was 910. Calculate how much the builder paid for the cement. अच्छा जी, उसकी जो प्राइस थी वो मुझे नहीं पता. लेट सपोज उसकी प्राइस 7 है जो उसने अमाउंट पे किया, लेकिन उसका जो 7% था, 7% का मतलब क्या हो गया? इट इज़ 7 डिवाइडेड बाय 100. ऑलराइट. उसका जो 7% था वो कितना आया मेरे पास? दैट इज़ इक्वल्स टू 910. तो मुझे फाइंड करना है y की वैल्यू क्या होगी. सो y इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 910 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 7. 910 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 7 इट इज़ इक्वल्स टू 13,000. इसका मतलब ये उसकी प्राइस थी जिसका उसको अमाउंट 9% के बाद जो डिस्काउंट था वो था 910. डिस्काउंट मिला कितना? 910 का. तो उसने कितना पे किया होगा? उसने पे किया होगा 13,000 की अमाउंट बनी थी, उसको डिस्काउंट मिल गया 9110 का. इसका मतलब ये हो गया कि उसने पे किया होगा $1090. ये उसने वो पेमेंट की होगी. ये उसकी अपने ओरिजिनल बिल आया होगा 13,000 का. डिस्काउंट के बाद उसने इतना पे किया होगा. दैट इज़ योर पार्ट 3 आंसर. अगला पार्ट फॉर पार्ट बी. पार्ट 1. On 1st May 1998, William invested $900 for 4 years at 6% per annum simple interest. Calculate the interest he received on his investment. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है PRT डिवाइडेड बाय 100. आपके पास प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 900 का. रेट क्या आ रहा है? 4 का. टाइम क्या है मेरे पास? 6% डिवाइडेड बाय 100. कैंसिल किया इसको आपने. 4 6 are 24 times 9 it is equals to 216. So the interest is $216. That is the first part. After that, part 2. He invested another 900 for 3 years at 6% per annum. तो इस पर आपका इंटरेस्ट आएगा, इस पर इंटरेस्ट आएगा, इस पर इंटरेस्ट आएगा. ठीक है ना. विलियम विड्रॉ ऑल ऑफ हिज मनी ऑन 1st May 2002. कैलकुलेट द टोटल सम दैट ही विड्रॉ. ऑलराइट. तो मैं सबका निकालता हूँ इंटरेस्ट. तो पहले का इंटरेस्ट क्या रहेगा मेरे पास? I इज इक्वल्स टू, पहले केस में प्रिंसिपल क्या आपके पास? 900. टाइम क्या आपके पास? रेट है 6% का. टाइम है आपके पास 3 इयर्स का डिवाइडेड बाय 100. ये पहला इंटरेस्ट आएगा. जो आपका दूसरा साल है ये वाला, इसमें आपका इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 900 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100. और जो आपका तीसरा है ये वाला, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट क्या रहेगा? 900 इंटू 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100. तो पहले इन तीनों का इंटरेस्ट निकालते हैं ज़रा. ये आ जाएगा आपके पास 6 3 18 और 18 टाइम्स 9, ये आ जाएगा $162. ये इसका इंटरेस्ट आ गया. यहाँ सॉल्व किया 2 6 12, 12 इंटू 9 इट्स $108. ये इसका इंटरेस्ट आ गया. लास्टली 0096 54, ये इसका इंटरेस्ट आ गया. ठीक है ना. आपको निकालना है टोटल सम ऑफ मनी, टोटल अमाउंट निकालना है. अब उसका जो इंटरेस्ट था वो 98 से स्टार्ट होगा ना. ये पहला साल हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो सबका मिलाकर तो जो आपका अमाउंट होगा उसमें सारे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल होंगे बेटा. तो सारे इंटरेस्ट कितने आ रहे हैं आपके पास? इट्स 162 प्लस 108 प्लस 54. सारे इंटरेस्ट निकाल लेते. तो एक मिनट ज़रा पहले इसको मैं ऐड कर लूँ. 162 प्लस 108 प्लस 54 प्लस, अच्छा ये वाला भी तो आएगा इसमें आपके पास 216. तो मैं लिख दूँ उसको प्लस 216 इज इक्वल्स टू
ये पूरा आपके पास आ रहा है 540। इसका मतलब ये हुआ कि $540 का आपके पास ये टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, सही ना। ये इंटरेस्ट आ गया आपके पास। अब अमाउंट इज़ व्हाट, अमाउंट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितने, प्रिंसिपल उसके हर साल के 900 हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल 900 और कितने दफ़ा आएंगे हमारे पास ये 4 प्लस इंटरेस्ट जो आपने निकाला था दैट इज़ 3600 प्लस इंटरेस्ट हमारा आया था 540। ऐड कर लेते हैं इसको, 3600 प्लस 540 इट इज़ इक्वल्स टू $4140। ये उसका फाइनल अमाउंट है। June 2002, paper 2. Dennis, Elaine and Michelle went on a holiday to America. The exchange rate between American dollars and British pound was, फर्स्ट पार्ट की वर्किंग यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके पास दो करेंसी, एक पाउंड है और एक डॉलर्स है। अगर $1.60 है तो ये बराबर है हमारे पास 1 पाउंड के। डेनिस चेंज $400, तो 400 पाउंड, सॉरी 400 पाउंड को कन्वर्ट किया उसने डॉलर्स में, तो एक्स क्या आएगा बाय सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 400 मल्टीप्लाई बाय 1.60 इट इज़ इक्वल्स टू 640। तो पहले का आंसर आ जाएगा $640। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट आंसर। फॉर नेक्स्ट पार्ट बी, to change the money the bank charged a fixed amount of £3 plus 2% of the number of pounds changed. Calculate the amount the bank charged Dennis to change her 400 pounds. तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक 2% चार्ज करेगा जितने भी अगर नंबर ऑफ पाउंड्स होंगे। तो 2% का मतलब हुआ 2/100 टाइम्स 400, क्योंकि वो 400 पाउंड कन्वर्ट करा रही है। तो ये आ जाएगा 8 पाउंड। ये तो बैंक ने कर ली, बैंक की फ़ीस हो गई, सही ना। अच्छा, उसके अलावा बैंक कितना चार्ज कर रहा है, 3 पाउंड, ये बैंक का फिक्स हो जाएगा। तो अगर वो 400 कन्वर्ट कराएगा तो बैंक ने 3 पाउंड चार्ज किया प्लस उसकी वजह से हुआ 8 पाउंड, तो टोटल बैंक लेगा इस वक्त इससे 11 पाउंड्स। नेक्स्ट वन, ये बी का पार्ट 1 कर लिया आपने। अब आ जाएं बी के पार्ट 2 के ऊपर। द बैंक देन चार्ज एलेन 15 पाउंड्स टू चेंज हर मनी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाउंड शी चेंज। ऑल राइट, अब हमारे पास हिसाब किताब ये चल रहा था कि बैंक ले रहा था 3 पाउंड फिक्स था, प्लस अब बैंक लेगा कितना 2%। 2% लेगा जितने भी आप उससे नंबर ऑफ पाउंड चेंज कराओगे। और इस सब के बाद जो बैंक एंड पे चार्ज कर रहा है पार्ट 2 में, वो चार्ज कर रहा है 15 पाउंड। तो मुझे फाइंड करना है यहाँ पर एन की वैल्यू को। तो 3 आ रहेगा बेटा, माइनस हो गया, 15 माइनस 3 आ रहेगा 12, ये आ रहेगा 2 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स एन। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, सो एन इज इक्वल्स टू 600। इसका मतलब जब वो 600 पाउंड चेंज कराएगी तो बैंक को उसमें मिल रहा होगा कितना, बैंक कितना करेगा, 15 पाउंड की वो फीस रखेगा, राइट। आफ्टर दैट पार्ट सी, Part C. While in America, they spent a total of $450 on food. The amount spent by Dennis, Elaine and Michelle were in the ratio 765. Calculate how much Dennis spent on food. अगर मैं टोटल रेशो निकालूँ तीनों का तो 7 + 5 12, 12 + 6 18, ये आ जाएगा 18। तो जब टोटल रेशो 18 है तो टोटल प्राइस कितनी है उनकी, 450। ये हमारा बना एक रिलेशन कि टोटल रेशो जब 18 है तो टोटल प्राइस कितनी है उनके पास, 450 है। हमें किसका फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डेनिस का। डेनिस का रेशो क्या है हमारे पास, 7। तो जब रेशो 7 होगा तो डेनिस की प्राइस क्या होगी, ये आपको निकालना है डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 × 450 इज इक्वल्स टू डी टाइम्स 18। तो 7 × 450 एंड डिवाइडेड बाई 18 इट इज़ इक्वल्स टू 175। सो इसकी जो प्राइस होगी दैट इज़ $175, right? After that, part D. Part D. Michelle bought a watch for 135. The price included a tax of 8%. तो जब उसने प्राइस वॉच ली है 135 की, उसमें 8% का टैक्स इंक्लूड था, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 108। तो ओरिजिनल वो वॉच की क्या प्राइस होगी, पहले मैं ये निकालता हूँ। तो दैट इज़ 135 × 100 इज इक्वल्स टू 108 टाइम्स एक्स। 135 × 100 और 8 जाके डिवाइड कर देंगे आप, तो एक्स, एक मिनट, 135 × 100 डिवाइडेड बाय 108 दैट इज़ 125। तो एक्स का आंसर आ जाएगा 125। अब एक चीज़ जो थी वो $125 की थी और आपने कितनी सेल की है, 135 की। तो जो टैक्स आएगा वो आएगा 135 माइनस 125 इज इक्वल्स टू $10। ये आपका आंसर है। ऑल राइट, इट्स June 2003 and paper 1. 5 items bought at a shop are shown on the receipt.
द पार्ट शोइंग द कॉस्ट ऑफ द एप्पल इज मिसिंग, हाउ मच डिड द एप्पल कॉस्ट। तो अगर ये मेरे पास टोटल बिल होगा तो उस बिल में से मुझे इन सबको माइनस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट लेट मी ऐड दैम, इट्स 1.35, 1.20, 1.64 एंड 1.20। सबको ऐडअप करते हैं। 5 + 4 इट्स 9, 3 + 2 5, 5 + 6 11, + 2 इट्स 13, 1 2 3 4 5। तो ये आ रहा है आपके पास 5.39। टोटल जो बिल है आपका दैट इज़ 5.90। सो 5.90 में से आपने जस्ट माइनस किया 5.39 को। सो दैट विल बी 10 - 9 इट्स 1, 8 - 3 इट्स 5 and 0. So the apple cost is 0.51. That is the first part answer. Right, after that the total cost of $5.90 when converted to euros is 6.80 euros. Using these tools, draw a graph on the x-axis in the answer space which will enable you to convert dollars. देखिए मनी कन्वर्जन का जो ग्राफ होगा ना दैट विल ऑलवेज आ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज आ स्ट्रेट लाइन। मनी कन्वर्जन का एक पॉइंट भी आपको दिया जाएगा तो आप उसको बना लोगे। आप कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। आपको एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, वो पॉइंट है 5.90। जब डॉलर्स पर होगा तो 6.8 यूरोस पर होगा। तो आपके पास यूरोस जो हैं वो एक्स एक्सिस पर हैं। तो मैं एक पॉइंट मार्क करूँगा, डॉलर्स पर कितना है 5.8, डॉलर्स पर है आपके पास 5.9, सॉरी ना देखें 5.9 का होगा 5.9 ये आएगा मेरे पास, सही है 5.9। और यूरो पे कितना है वो 6.8, तो 6.8 यहाँ होगा, ठीक है ना, ये 6.8 आ गया। जहाँ ये दोनों मिल रहे होंगे वो आपकी लाइन ऐसी होगी, ये आपका 6.8 यूरोज़ और 5.90 डॉलर्स, ये आपको लाइन मिल गई। अब आपने इस लाइन को स्टार्ट करना है अपने ओरिजिन से। तो दैट इज़ अ ग्राफ ऑफ मनी। कोई भी आपके पास मनी कन्वर्जन का ग्राफ होगा उसमें एक पॉइंट दिया जाएगा आपको, लेकिन आप बाकी ग्राफ बना सकते हो बाय जस्ट ज्वाइनिंग द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। अब आपने लाइन ड्रॉ कर दी, यूज अ ग्राफ, ठीक है, यूज अ ग्राफ टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ मिनरल्स इन यूरोज़। अब आप पहले देखें ऊपर मिनरल्स की प्राइस क्या थी आपके पास। मिनरल की प्राइस है आपके पास 1.20, मिनरल वाटर की, ठीक है ना। तो 1.20 जब आपके पास डॉलर्स में है तो यूरो में कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। आ जाए भाई, अब 1.2 का होगा, 1.2 मेरे पास ये रहा। तो 1.2 पे जाके लाइन आपने मार्क करी और यहाँ पर आपने देखा कि ये मुझे कितने की पड़ रही है यूरोज़ में। सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.4। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.4 यूरोज़। Right after that, question number 7. It's June 2003, paper 2. First part and A का भी हम attempt कर रहे हैं first part. 65% of in 2001 the price of 1 liter of petrol was 72 cents. तो 1 लीटर की पेट्रोल की प्राइस है 72 cents. 65% of this price is tax and the remainder is other cost. Find in simplest form the ratio of tax to other cost. अगर आपके पास 65% टैक्स है तो कितना बचा आपके पास 35% आपका अदर कॉस्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका रेशो है ये आ रहा है 65:35 है, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय सब्ट्रैक्टिंग डिवाइडिंग फ्रॉम 5। 5 1s are 5, 5 3s are 15 and 5 7s are 35. So the first ratio answer M/N is 13:7. Right after that, after part 1, calculate how much tax is paid on 1 liter of petrol. तो आपके पास 65% पे हो रहा है तो आप निकालो 65% मतलब डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज 72। तो क्योंकि पेपर 2 है यू कैन यूज कैलकुलेटर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 65 into 72 divided by 100, 46.8, 46.8. Alright, calculate how much tax is paid. तो 46.8 cents paid on 1 liter of petrol, ये टैक्स आ गया। After that, part B. Maureen bought as many complete liters of petrol as she could with a $20 note. Calculate how many liters she bought.
अब 1 लीटर जो आपके पास है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 72 सेंट्स, ये 1 लीटर की प्राइस है, ठीक है ना। उसके पास है $20। अब $20 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 2000 सेंट्स। ये मतलब हुआ उसने कितना वो पेट्रोल फुल करा सकती है, तो इसके लिए यूनिट टू डिवाइड। सो 2000 डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल्स टू, तो इसका आंसर आया 27.778, ठीक है। तो कितना कंप्लीट लीटर आ सकता है भाई, 27 लीटर जो है वो कंप्लीट फिल करा सकती है। हाउ मेनी लीटर्स शी बॉट, 27 लीटर्स शी कैन बॉट। ये आ गया आपके पास बी पार्ट 1 का आंसर। ऑलराइट, अब बी पार्ट 2, कैलकुलेट हाउ मच चेंज शी रिसीव्ड। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो 27 लीटर फिल करवा रही है, ठीक है ना। तो प्राइस क्या थी 1 लीटर की 72, तो मैंने कहा 72 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 27 से, दैट इज इक्वल्स टू 1944। ये वो अमाउंट है जिसका उसने पेट्रोल फिल करा लिया। उसके पास टोटल अमाउंट थी 2000 की, सो 2000 में से आपने माइनस किया 1944, सो दैट इज इक्वल्स टू 56, आई थिंक यस इट्स 56 सेंट्स। ये आपका आंसर है, दैट इज योर बी पार्ट 2 आंसर। Going towards the next one, part C. In 2002, the price of 1 liter of petrol was 81 cents. Calculate the percentage increase. अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा बेटा, 81 माइनस 72, 81 माइनस 72 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस वॉज 72 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। So 81 minus 72 divided by 72 and multiply by 100, so that is equals to 12.5%। ये आपका इसका आंसर आ गया सी का। आफ्टर दैट पार्ट डी, पार्ट डी यहाँ स्टार्ट करते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन 2001 was 10% लेस देन द प्राइस इन 2000। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इन 2000। तो जो आपके पास 2000 वाली प्राइस है वो 10% लेस है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 90%, क्योंकि 10% तो कम हो गया, 90 डिवाइडेड बाय 100। और 90 जब कम हुआ तो 2001 की प्राइस क्या थी हमारे पास, इट्स 72, और ओरिजिनल प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हेयर, 72 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय एक्स। सो 72 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, दैट इज इक्वल्स टू 80। इसका मतलब कि इनिशियल जो उसकी प्राइस थी वो 80 सेंट्स थी और रिड्यूस होने के बाद वो 72 हो गई। ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। आफ्टर दैट पार्ट ई, एंड यूज कार विल ट्रैवल 480 किलोमीटर ऑन फुल टैंक ऑफ पेट्रोल। ही स्टार्ट्स जर्नी ऑफ 620 किलोमीटर विद अ टैंक विच इज हाफ फुल। He wants to stop only for once for petrol. Between that, what distance from the start of his journey must he stop for petrol? All right. अच्छा जी, वो जो जर्नी ट्रैवल कर रहा है उसका टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 620 किलोमीटर्स का टोटल जर्नी है, ठीक है। उसकी जो गाड़ी है वो 480 किलोमीटर तक जा सकती है जब वो फुल कंप्लीट उसमें पेट्रोल भरा हुआ हो। सही है भाई। अच्छा जी, अभी उसकी गाड़ी में जो पेट्रोल है वो 240 किलोमीटर पे तक जा सकती है, इसने लिखा है ना हाफ फुल। तो आपके पास 480 का हाफ क्या हो जाएगा, 480 का हाफ हो जाएगा आपके पास 240। इसका मतलब जर्नी उसने स्टार्ट किया, 240 पे पहुंचा और वहां पहुंच के उसने दोबारा रिफिलिंग करा ली। ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है हमारे पास। पॉसिबल आंसर तो ये हुआ कि वो 240 पे रोके, कंप्लीट कराए टंकी और आगे बढ़ जाए और अपना जर्नी कंप्लीट कर ले। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि मैं यूँ कहूँ कि यार 620 का कंप्लीट जर्नी है, ठीक है ना। तो 620 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 480, तो ये आंसर आएगा मेरे पास 140। अब देखें, उसने गाड़ी स्टार्ट करी, जब 140 किलोमीटर कवर कर लिए उसने, वो वहाँ रुका और उसने अपनी कंप्लीट फुल टंकी करा ली, फुल पेट्रोल भरवा लिया। तो 140 के बाद मतलब वो ट्रैवल कर सकता है 480। तो वो अब कहाँ कहाँ रुक सकता है भाई, वो रुक सकता है बिटवीन 140 एंड 240। यहाँ पे वो रुकेगा, जब भी 140 पे रुकेगा, एक दफ़ा रुकेगा, कंप्लीट कराई टंकी और निकल गया आगे। 240 पे रुका, 240 पे जब वो रुकेगा इतना पेट्रोल उसके पास है कि 240 तक वो जा सकता है। 240 पे रुका, कंप्लीट कराया टैंक, आगे बढ़ गया, पहुंच जाएगा।
तो बिटवीन 140 एंड 240 वो कहीं पर भी रुक जाए उसका टैंक कंप्लीट हो जाएगा। अब वो एक दफ़ा रुकेगा अपना इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, ये इसका आंसर है।